हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से अपने अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट वेलकम टू द हाइट्स गाइस। हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हम डिस्कस कर रहे हैं। टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट एन इंपॉर्टेंट हेडिंग विच इज पोस्ट मुगल एरा, उत्तर मुगल काल को आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का लेक्चर। विदाउट एनी फर्दर डिले लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। अपना कॉपी पेन उठाइए, नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले उत्तर मुगल काल का प्रारंभ। आप सभी को पता ही होगा मुगल साम्राज्य का जो शासनकाल का समय है, जो टाइमलाइन है, काफी लंबी है। 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा भारतीय भूभाग पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है, जो कि 1857 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, 1526 से 1857 ईस्वी काफी लंबा समय है। लगभग 330 वर्षों तक इनका शासन भारतीय भूभाग पर चलता है, मुगल साम्राज्य का। इसीलिए भारतीय इतिहास में इसे दो भागों में विभक्त करके पढ़ा जाता है। पहला जो भाग है इसे प्रारंभिक मुगल काल या प्रारंभिक मुगल साम्राज्य के रूप में पढ़ा जाता है, और दूसरा जो काल है उसे उत्तर मुगल काल या फिर उत्तर मुगल साम्राज्य के रूप में पढ़ा जाता है। प्रारंभिक मुगल साम्राज्य या प्रारंभिक मुगल काल को मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग, और उत्तर मुगल काल को हम आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। सारे पॉइंट नोट करते चलेंगे। आज के इस लेक्चर में हम मुगल साम्राज्य के जितने भी शासक हैं उनका क्रम याद करेंगे, उनके नाम याद करेंगे क्रमबद्ध रूप से। साथ ही साथ उनकी जो टाइमलाइन है, शासनकाल का समय है, उन्हें भी देखेंगे। उत्तर मुगल काल के जितने भी शासक हैं उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी चर्चा करने वाले हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, निश्चित रूप से पूछे ही जाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रारंभिक मुगल काल के शासकों को। तो 6 शासक है, ईजी है, याद हो जाएगा। ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी यदि आप यूपीएससी या पीएससी जैसे एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी मेमोरी इतनी शार्प होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें आपको इजीली याद हो जाए। ठीक है, 6 नाम है, 3-3 करके याद करेंगे। बाबर, हुमायूं और अकबर, और जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ईजी है, याद हो जाएगा। ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और उसके बाद में औरंगजेब। बाबर का जो टाइमलाइन है, शासनकाल का समय है, वो क्या है? 1526 से 1530। 4 वर्षों के लिए इन्होंने शासन किया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में ये विजय प्राप्त करते हैं, और 1526 ईस्वी में भारतीय भूभाग पर पहली बार मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है बाबर के द्वारा। 1530 तक शासन करते हैं। उसके बाद में 1530 से 1556 तक हुमायूं, जो कि बाबर के पुत्र थे, इनका शासन मुगल साम्राज्य पर चलता है। लेकिन दोस्तों, ये जो पूरा समय है, इसमें से 1540 से 1555 ईस्वी का जो समय है, ये इनके निर्वासन का काल चलता है। इस समय दिल्ली पर शेर शाह सूरी का शासन चल रहा होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, अपने माइंड में ये याद रखेंगे। 1540 से 1555 का जो समय है, इस शासनकाल के मध्य का जो समय है, ये हुमायूं का निर्वासन का काल था, और इस समय दिल्ली पर शेर शाह सूरी का शासन चल रहा होता है। 1555 के बाद में 1 वर्ष के लिए पुनः हुमायूं आ जाते हैं मुगल साम्राज्य की गद्दी पर, लेकिन काफ़ी कम समय के लिए शासन कर पाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल चलता है मुगल साम्राज्य पर। अकबर, जो कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, दूसरा पानीपत का युद्ध विजय करते हैं, और 1556 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठते हैं। इनके समय मुगल साम्राज्य काफ़ी पिक पॉइंट तक जाता है, काफ़ी विस्तारित होता है, काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त करता है। सारे लेक्चर्स बने हुए हैं चैनल की प्लेलिस्ट में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत। तो इनके बारे में यदि विस्तृत रूप से जानना है, सारे फैक्ट पढ़ने हैं, तो उन सारे लेक्चर्स को देखिए, नोट डाउन कीजिए, लर्न कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से भी। 1605 से 1627 तक अकबर के पुत्र जहांगीर का शासन चलता है। जहांगीर के बाद में शाहजहां शासक बनते हैं मुगल साम्राज्य के, जिनका शासनकाल का समय है 1627 से 1657। उसके बाद में औरंगजेब शासक बनते हैं। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य के शासक बने रहते हैं। यहाँ पे टाइम गैप क्यों है 1657 से 1658? क्योंकि इस समय में, या फिर कह सकते हैं 1 वर्ष के मध्य, ये वाला जो समय है, यहाँ पर औरंगजेब का युद्ध चल रहा होता है अपने भाइयों को लेकर। ठीक है, यहाँ पे संघर्ष चल रहा होता है राजगद्दी को पाने के लिए, जिसमें औरंगजेब विजय होते हैं और 1658 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की राजगद्दी पर विराजित होते हैं। 1658 से 1707 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। 1707 ईस्वी के बाद में औरंगजेब के बाद बहादुर शाह शासक बनते हैं, और यहीं से उत्तर मुगल काल का प्रारंभ हो जाता है। औरंगजेब के शासन के बाद में मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है, मुगल साम्राज्य डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। मैंने आपको बताया था एक ग्राफ के माध्यम से कि बाबर
स्थापना करते हैं मुगल साम्राज्य की। मुगल साम्राज्य अच्छे से चलता है, हुमायूं भी शासन को संभालते हैं। फिर अकबर इसे पिक पॉइंट पर लेके जाते हैं और यहाँ से शाहजहां, जहांगीर वगैरह इसे एज इट इज चलाते हैं। अच्छे से मुगल साम्राज्य चल रहा होता है औरंगजेब तक। लेकिन फिर जैसे ही औरंगजेब का शासनकाल समाप्त होता है 1707 ईस्वी में, मुगल साम्राज्य का पतन, मुगल साम्राज्य डिक्लाइन होना यहाँ से चालू कर देता है। ठीक है, यहाँ से पतन प्रारंभ हो जाता है। बहादुर शाह पहले शासक होते हैं उत्तर मुगल काल के, औरंगजेब के बाद में। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होगी आई होप। आगे चलते हैं। बहादुर शाह, बहादुर शाह का शासनकाल का समय क्या है? 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी इनके शासनकाल का समय है बहादुर शाह का। इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखेंगे तो बहादुर शाह का जो रियल नेम है वो है मुअज्जम। क्वेश्चन पूछा जाता है मुअज्जम यह नाम किस मुगल शासक का था? तो बहादुर शाह का नाम था। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम का नाम था मुअज्जम। इन्हें एक उपाधि भी मिली थी, उपाधि का नाम लिखेंगे। उपाधि थी शाह ए बेखबर की, शाह ए बेखबर। क्यों कहा जाता था इन्हें शाह ए बेखबर? क्यों ये उपाधि मिली थी? तो दोस्तों बहादुर शाह प्रथम जो थे इनका बिल्कुल भी अपने राजकाज के कार्यों में ध्यान नहीं होता है, राजकाज के कार्यों से बेखबर रहते हैं हमेशा, इसीलिए इन्हें शाह ए बेखबर ये उपाधि दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती? तो एक इतिहासकार है, इतिहासकार का नाम लिखेंगे रवाफी खां। रवाफी खां के द्वारा, रवाफी खां, ठीक है, रवाफी खां के द्वारा इन्हें शाह ए बेखबर की उपाधि दी जाती है। किन्हें? बहादुर शाह को। दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे फिर शासक बनते हैं बहादुर शाह के बाद में जहादर शाह। जहादर शाह का शासनकाल का समय केवल 1 वर्ष का होता है। 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी केवल 1 वर्ष के लिए शासन करते हैं। जहादर शाह के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखेंगे। इन्हें लंपट मूर्ख कहा जाता था। ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा मुगल साम्राज्य का शासक है जिन्हें लंपट मूर्ख कहा जाता है? तो जहादर शाह को कहा जाता है। ठीक है, लंपट मूर्ख क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका भी ध्यान अपने राजकाज के कार्यों में नहीं होता है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। ये महिलाओं के पीछे ही भटकते रहते हैं, प्रेम प्रसंग इनके चलते रहते हैं महिलाओं के साथ में, इसीलिए इन्हें लंपट मूर्ख कहा जाता है जहादर शाह को। और 1 वर्ष तक ही इनका शासन भी चलता है। क्यों 1 वर्ष के लिए शासन चलता है? चूंकि ये राजकाज के कार्यों में ध्यान नहीं देते हैं। तो एक फर्रुख शेर होते हैं, फर्रुख शेर को काफी गुस्सा आता है और फर्रुख शेर सैयद बंधुओं की मदद से जहादर शाह की हत्या करवा देते हैं। ठीक है, सैयद बंधु इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। सैयद बंधु, सैयद बंधु कौन थे? तो 2 भाई थे, अमीर वर्ग के लोग थे। ये मुगल साम्राज्य में अमीर वर्ग का काफी दबदबा रहता था, इनकी भी काफी पावर होती थी। तो सैयद बंधु 2 भाई थे। कौन कौन भाई, क्या नाम थे इनके? तो हुसैन खां और अब्दुल्ला खां। हुसैन खां और अब्दुल्ला खां, ये 2 भाई थे। इन्हें सम्मिलित रूप से सैयद बंधु कहा जाता था। क्या नाम थे? हुसैन खां और अब्दुल्ला खां। इन्हें सम्मिलित रूप से सैयद बंधु कहा जाता था। सैयद बंधु को इतिहास में बादशाह निर्माता भी कहा जाता है, बादशाह निर्माता। अब ये होते हैं अमीर वर्ग से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनका पावर इतना होता है कि ये किसी भी शासक को हटा भी सकते हैं और नए शासक को राजगद्दी पर बिठा भी सकते हैं, इतना पावर होता है इन सैयद बंधुओं को, इसीलिए इन्हें बादशाह निर्माता कहा जाता है। कौन थे सैयद बंधु? तो हुसैन खां और अब्दुल्ला खां 2 भाई थे। इन्हें सम्मिलित रूप से सैयद बंधु कहा जाता है। फर्रुख शेर इन्हीं सैयद बंधुओं की हेल्प लेते हैं, मदद लेते हैं और जहादर शाह की हत्या करवा देते हैं। और अब मुगल साम्राज्य के शासक कौन बनते हैं? फर्रुख शेर बनते हैं। ठीक है, कब से कब तक इनका शासनकाल का समय चलता है? तो 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक फर्रुख शेर शासन चलाते हैं मुगल साम्राज्य का। अब फर्रुख शेर शासक बन गए। फर्रुख शेर 1719 में हट जाते हैं शासन की राजगद्दी पर से। क्यों हट जाते हैं, किन की वजह से हटते हैं? तो ये भी कारण है सैयद बंधु। ठीक है, सैयद बंधु जो होते हैं इनसे फर्रुख शेर का विवाद हो जाता है। तो फिर सैयद बंधु फर्रुख शेर की हत्या करवा देते हैं और उसके बाद में रफीद उद दर्जात को मुगल साम्राज्य का शासक बनाते हैं। ठीक है, रफीद उद दर्जात किसकी सहायता से बनते हैं? सैयद बंधुओं की, इसीलिए उन्हें बादशाह निर्माता कहा जाता है, क्योंकि बार बार यही उन्हीं का नाम आ रहा है कि भाई बादशाह का निर्माण कौन करवा रहे हैं? तो सैयद बंधु की हेल्प से हो रहा है, उनकी मदद से हो रहा है। तो रफीद उद दर्जात बनते हैं फर्रुख शेर के बाद में शासक। 1719 में बनते हैं, काफी कम समय के लिए बनते हैं। फरवरी में
ये शासक बनते हैं 1719 की फरवरी में शासक बनते हैं और जून तक इनका शासन रहता है। उसके बाद में इन्हें टीबी की बीमारी हो जाती है और इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? रफीद उद दर्जात की। उसके बाद में रफीद उद दौला, ये भी सैयद बंधु के द्वारा मुगल साम्राज्य के शासक बनाए जाते हैं। रफीद उद दौला 1719 में, लेकिन जून 1719 में ये बनते हैं और सितंबर 1719 में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इन्हें तपेदिक नामक बीमारी हो जाती है और इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, वैसे मैक्सिमम बुक्स में नहीं भी आता है इनका नाम, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पूछा जा सकता है कभी एग्जाम में कि फर्रुखसियर के बाद में मुगल साम्राज्य के शासक कौन थे, और ऑप्शन में इनका नाम भी आ सकता है और ये वाला नाम भी आ सकता है। लेकिन राइट आंसर क्या होगा? रफीद उद दर्जात। यदि ये नाम है तो फिर रफीद उद दर्जात राइट आंसर है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मोहम्मद शाह, मुगल साम्राज्य के शासक मोहम्मद शाह से पूर्व मुगल साम्राज्य के शासक कौन थे? तो रफीद उद दौला नाम आएगा। यदि ये ऑप्शन में है तो आपको इस पर टिक करना है, ध्यान रखेंगे। काफी कम समय के लिए शासन था इनका मुगल साम्राज्य पर, लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये सब। चलिए 1719 के बाद में मोहम्मद शाह को मुगल साम्राज्य का शासक बनाया जाता है। मोहम्मद शाह, इन्हें रंगीला बादशाह कहा जाता था। इनकी उपाधि क्या थी? ये सारे एवं ही हैं दोस्तों, है ना, इसीलिए यहाँ से मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था, क्योंकि ये अपने राजकाज के कार्यों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। इनकी क्या उपाधि थी? मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था, रंगीला बादशाह। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है मुगल साम्राज्य के किस शासक को रंगीला बादशाह कहा जाता है, तो मोहम्मद शाह को कहा जाता है। 1719 से 1748 इनका शासनकाल का समय है दोस्तों। मोहम्मद शाह जब शासक बनते हैं मुगल साम्राज्य के, तो यहीं से मुगल साम्राज्य का जो क्षेत्र विस्तारित हुआ था, जितना बड़ा क्षेत्र था, वो क्या संकुचित होने लग जाता है, श्रिंक होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इतना बड़ा क्षेत्र था मुगल साम्राज्य का। ठीक है, भारत के इतने बड़े क्षेत्र पर मुगल साम्राज्य शासन कर रहा होता है। अब इनका जैसे ही मोहम्मद शाह शासक बनते हैं, अब पतन चालू तो हो ही गया है, मुगल साम्राज्य का जो डिक्लाइनेशन है वो स्टार्ट तो हो गया है। इसीलिए ये जो क्षेत्र है मुगल साम्राज्य का, ये धीरे धीरे श्रिंक होता जाता है, सिकुड़ता जाता है और मुगल साम्राज्य का क्षेत्र केवल इतना ही बच जाता है, ये समझ लीजिए। और ये सारे छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो जाते हैं। कैसे कैसे, कौन कौन से? जैसे अवध हो गया, बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया, कर्नाटक हो गया, ऐसे छोटे छोटे राज्य बनने लग जाते हैं और वहाँ पर अलग अलग राजा बनने लग जाते हैं। कब से? मोहम्मद शाह के समय से। तो ये चीज़ें याद रखेंगे कि मोहम्मद शाह, इनकी उपाधि रंगीला बादशाह की थी और इन्हीं के शासनकाल के समय से मुगल साम्राज्य का जो क्षेत्र था वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है और छोटे छोटे नए राज्यों की स्थापना होने लग जाती है। कौन कौन से राज्य हैं उनके नाम लिख लीजिए। वे राज्य हैं अवध, बंगाल। अच्छा, बंगाल जो है भारत का जो अभी पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, केवल इतना ही नहीं था, उस समय का बंगाल काफी बड़ा हुआ करता था। बिहार प्लस उड़ीसा प्लस बंगाल, ये पूरा एरिया मिल के बंगाल कहलाता था। बंगाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे भी पढ़ने को मिलेगा। अंग्रेजों ने भी बंगाल वाले क्षेत्र को हथियाने के लिए बहुत कोशिशें की थी और यहाँ पे जब इनका साम्राज्य जम जाता है अंग्रेजों का, तो विशेष रूप से बस यहीं से स्टार्ट हो जाता है उनके शासन का समय अंग्रेजों का। ब्रिटिश ताकत यहीं से मजबूत होती है जब उनका बंगाल पर शासन हो जाता है। आगे हम प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी ये चीज़ें। अवध, बंगाल, बंगाल और हैदराबाद और कर्नाटक। ठीक है, ये मुख्य राज्य थे जो विभक्त हुए थे मुगल साम्राज्य से। अवध, यहाँ के शासक कौन बन गए थे? सादत खां। इनके राजाओं के नाम लिखेंगे जो शासन कर रहे थे। बंगाल में मुर्शिद कुली खां। हैदराबाद में किसका शासन होता है? तो हैदराबाद में निज़ाम उल मुल्क का शासन होता है, जिनका एक अन्य नाम चिनकिलिस खां भी था। ठीक है, हैदराबाद के शासक का नाम लिखेंगे निज़ाम उल मुल्क। ठीक है, निज़ाम उल मुल्क, जिनका एक अन्य नाम चिनकिलिस खां भी है। एग्जाम में ये भी दिया जा सकता है ऑप्शन में। निज़ाम उल मुल्क यदि नहीं दिया जाता है तो चिनकिलिस खां भी लिखा आ सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे दोनों ही नाम
एक ही व्यक्ति के हैं, चिनकिलिस खां। ओके। कर्नाटक, कर्नाटक में कौन शासन कर रहा था? तो कर्नाटक के राजा का नाम था शादुतुल्ला खां, शादुतुल्ला खां। तो इस तरीके से मुगल साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में विभक्त होने लग गया था। अवध, बंगाल, हैदराबाद, कर्नाटक, और यहाँ पे जो शासक थे वे भी आ गए थे। अवध में सादत खां का शासन था, बंगाल में मुर्शिद कुली खां का शासन हो गया था, हैदराबाद में निज़ाम उल मुल्क, जिनका एक अन्य नाम चिनकिलिस खां है, इनका शासन हो गया था, और कर्नाटक में सादुतुल्ला खां जैसे शासक आ चुके थे। मतलब कहने का अर्थ है यहाँ से मुगल साम्राज्य बिल्कुल पतन होने लग ही गया था, खत्म होने ही लग गया था। काफ़ी श्रिंक हो गया था, जो एरिया था काफ़ी छोटा हो गया था। पहले अकबर और इनके समय तक मुगल साम्राज्य काफ़ी फैला हुआ था। औरंगजेब के समय तक मुगल साम्राज्य का जो क्षेत्र विस्तार था बहुत हो गया था, लगभग पूरे भारत पर इनका दबदबा बन गया था। आगे चलते हैं। मोहम्मद शाह के बाद में शासक बनते हैं अहमद शाह। अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी तक शासन करते हैं मुगल साम्राज्य पर, 1748 से 1754 तक अहमद शाह। अहमद शाह के बाद में आलमगीर द्वितीय आते हैं, जो कि 1754 से 1758 तक मुगल साम्राज्य के शासन को संभालते हैं। इंपॉर्टेंट है, आलमगीर द्वितीय के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखेंगे। प्लासी के युद्ध के समय, प्लासी का युद्ध जानते ही होंगे कब हुआ है? 1757। आपने यदि स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में कभी भी थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल साम्राज्य के शासक कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए प्लासी के युद्ध के समय मुगल साम्राज्य के शासक आलमगीर द्वितीय हुआ करते थे, आलमगीर सेकेंड थे। ठीक है, क्योंकि इनका शासनकाल का समय देखिए 1754 से 1758। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757। तो ये ध्यान रखिएगा, आलमगीर द्वितीय प्लासी के युद्ध के समय मुगल साम्राज्य के शासक हुआ करते थे। आलमगीर द्वितीय के बाद में अगले शासक बनते हैं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल का समय है 1759 से 1806। ठीक है, शाह आलम द्वितीय का 1759 से 1806 शासनकाल का समय है। मुगल साम्राज्य की गद्दी को ये संभालते हैं, मुगल साम्राज्य के शासन को ये संभालते हैं। कौन? शाह आलम द्वितीय। इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? तो दो युद्ध हैं, बक्सर का युद्ध, और एक है पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, आई थिंक ये सिंपल सी बातें हैं, आपको पता ही होगी कब कब हुआ है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में, और बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में। एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हम पढ़ेंगे आगे बक्सर के युद्ध के बारे में, विस्तृत रूप से जानेंगे इसके बारे में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध, और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। और इन दोनों युद्ध के समय मुगल साम्राज्य के शासक कौन थे? तो मुगल साम्राज्य के शासक थे शाह आलम द्वितीय। 1759 से 1806 इनका टाइमलाइन है, इनकी शासनकाल का समय है, जिसके मध्य दो युद्ध होते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध और बक्सर का युद्ध। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में। तीनों के सन याद रखेंगे। पानीपत के युद्ध का फर्स्ट बैटल 1526 में, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 ईस्वी में, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। ये सारी चीज़ें आपको मुख्य ज़बानी याद होनी चाहिए, इनमें कोई ट्रिक वगैरह की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आगे चलते हैं। शाह आलम द्वितीय के बाद में शासक बनते अकबर द्वितीय। 1806 से 1837 ईस्वी तक इनका शासन चलता है, अकबर द्वितीय का याद रखेंगे। ठीक है, कौन बने अब शाह आलम द्वितीय के बाद में? अकबर द्वितीय मुगल साम्राज्य के शासक बनते हैं, जिनका शासन 1806 से 1837 ईस्वी के मध्य चलता है। इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखेंगे। ये मुगल साम्राज्य के पहले ऐसे शासक थे, अकबर द्वितीय मुगल साम्राज्य के पहले ऐसे शासक थे जो कि अंग्रेजों के संरक्षण में मुगल साम्राज्य के शासक बनते हैं। अब तक अंग्रेजों की जो पावर है काफ़ी मजबूत हो जाती है। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, यहाँ सब विजय प्राप्त करके मुगल साम्राज्य लगभग भारत पर अपना जो शिकंजा है वो कस चुके थे, अपना शासन स्थापित कर चुके थे। अकबर द्वितीय जब तक शासक
बनते हैं मुगल साम्राज्य के, तब तक मुगल साम्राज्य की ताकत बहुत क्षीण हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, बहुत लूज हो जाते हैं। इसीलिए अकबर द्वितीय पहले ऐसे मुगल शासक हैं जो कि अंग्रेजों के संरक्षण में मुगल साम्राज्य की सत्ता को संभालते हैं, मुगल साम्राज्य के शासक बनते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाले पहले मुगल शासक कौन थे, तो अकबर द्वितीय थे। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अकबर द्वितीय के बाद में अगले शासक बनते हैं मुगल साम्राज्य के बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। 1837 से 1857 तक इनका शासन मुगल साम्राज्य पर चलता है। कब से कब तक? 1837 से 1857 तक। 1857 में दोस्तों आप सभी को पता होगा एक रिवॉल्यूशन हुआ था। 1857 के रिवॉल्यूशन के नाम से उसे जाना जाता है। 1857 की क्रांति के नाम से उसे जाना जाता है। 1857 की क्रांति, इस क्रांति में जो क्रांतिकारी था उनका साथ दिया था बहादुर शाह जफर ने, बहादुर शाह द्वितीय ने। ठीक है, इस क्रांति में जो क्रांतिकारी थे उनका साथ देते हैं बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय। इसीलिए इन्हें बंदी बना लिया जाता है और बंदी बनाकर इन्हें रंगून भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? रंगून भेज दिया जाता है। रंगून कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान में ये म्यांमार में स्थित है। रंगून भेज दिया जाता है और ये कहाँ है? रंगून, म्यांमार में। क्यों भेज दिया जाता है? क्योंकि ये 1857 की क्रांति में सम्मिलित होते हैं, क्रांतिकारियों का साथ देते हैं, इसीलिए अंग्रेज इन्हें बंदी बना लेते हैं बहादुर शाह द्वितीय को और रंगून म्यांमार भेज देते हैं। 1 नवंबर 1858 डेट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब अगली डेट 1 नवंबर 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया, जो कि ब्रिटिश महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी थी, इस समय पर नाम याद रखेंगे। कौन थी महारानी? महारानी का नाम था विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया। ठीक है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा एक घोषणा की जाती है, एक विधिवत घोषणा की जाती है। क्या घोषणा की जाती है? घोषणा ये की जाती है कि अब बहादुर शाह जफर के बाद में मुगल साम्राज्य का पूर्ण रूप से समाप्तिकरण हो गया है, पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य समाप्त हो चुका है, उसका अंत हो चुका है। इस बात की घोषणा महारानी विक्टोरिया द्वारा की जाती है। मुगल साम्राज्य का पूर्ण रूप से पतन। ठीक है, कब होता है? डेट याद रखेंगे, 1 नवंबर 1858 में होता है और इसकी विधिवत घोषणा कौन करती है? महारानी विक्टोरिया के द्वारा की जाती है कि अब मुगल साम्राज्य का पूर्ण रूप से पतन हो गया है, अब मुगल साम्राज्य का कोई भी व्यक्ति शासक नहीं बनेगा। आई होप चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। रंगून में जब इन्हें बंदी बना लिया जाता है बहादुर शाह जफर को, तो 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है रंगून में, वहीं तहखाने में इनकी, वहीं जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है बहादुर शाह जफर की। और इस तरीके से मुगल साम्राज्य का शासन पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। अब कोई भी व्यक्ति 1858 ईस्वी के बाद में मुगल साम्राज्य की राजगद्दी पर नहीं बैठता है, क्योंकि मुगल साम्राज्य का ही पूरी तरीके से अंत हो चुका होता है। तो दोस्तों ये था प्रारंभिक मुगल काल और उत्तर मुगल काल के शासकों के बारे में वर्णन। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।